पिछले भाग में हमने देखा, देव और मंजरी दोनों ही अगले सुबह मुंबई के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में देव प्रेमा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। एक एक प्लानिंग के बारे में समझा देता है। मुंबई पहुंचते ही देव और मंजरी दोनों ही अपने अपने काम को शुरू करने में लग जाते हैं। अब आगे प्रेमा एक अनकही जिंदगी अंतिम भाग। मंजरी नए स्टाइलिश कपड़े पहनकर नकुल के ऑफिस में जाती है और जॉब के लिए नकुल से मिलती है। नकुल मंजरी के खूबसूरत सा चेहरे और उसके स्टाइलिश कपड़े को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और अपने ऑफिस में जॉब पर रख लेता है। धीरे धीरे मंजरी भी नकुल को अपने हुस्न का दीवाना बनाने लगती है और कुछ ही दिन में नकुल मंजरी के सभी बातों को मानने लगता है। अब देव अपना ठिकाना बताता है नकुल को वहां पर बुलाने के लिए। मंजरी भी नकुल को अपने बताए हुए जगह पर आने के लिए मना लेती है। देव के हिसाब से सारे प्लानिंग सही जा रहे थे। देव अब प्रेमा को भी कॉल करके बुला लेता है। मुंबई में ठिकाने वाली जगह पर देव और प्रेमा ने सीसीटीवी कैमरे लगाकर लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयार रहते हैं। देव और प्रेमा दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बस अब नकुल के आने का इंतजार है और उसके आते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। इस तरह देव और प्रेमा नकुल और मंजरी के आने का इंतजार करने लगते हैं। पर मंजरी नकुल को लेकर नहीं आती है। देव और प्रेमा इंतजार करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, पर दोनों नहीं आते हैं। दोनों के ना आने पर देव समझ जाता है मंजरी के साथ जरूर ही कुछ बुरा हुआ है, वरना मंजरी नकुल को लेकर यहाँ जरूर ही आती। 2 दिन बाद देव के मोबाइल पर एक एमएमएस आता है। उस एमएमएस में मंजरी का वीडियो क्लिप रहता है। देव उस वीडियो क्लिप देखकर हैरान सा हो जाता है और कहने लगता है, ये क्या हो गया? प्रेमा देव को परेशान सा देखकर पूछती है, क्या हुआ देव, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? देव, और ऐसा क्यों बोला कि ये क्या हो गया? देव प्रेमा को मंजरी का वीडियो क्लिप दिखा देता है। अब तो प्रेमा भी बहुत ही परेशान सी हो जाती है। उस वीडियो क्लिप में मंजरी के साथ नकुल हवसीपन का खेल खेलता है और मंजरी को रस्सियों से बांध कर रखा था। वीडियो देखते ही रहते हैं। तभी देव के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। देव कॉल रिसीव करता है। फोन से दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्यों? देव बाबू अचंभित हो गए ना? वीडियो देखकर कुछ समझ में आया या फिर समझाओ, तुम्हें क्या लगा खेल बस तुम्हें ही खेलने आते हैं? अरे देव बाबू, अभी आप खेल में नए नए हो, माना कि खून में जोश है, अभी जवानी का खून है तो खून में गर्मी है, पर अपनी जवानी के जोश को युजाया ना होने दो। अरे देव बाबू, तनिक अपनी जवानी की गर्मी सुंदर सुंदर लड़कियों पर भी अजमावो। कसम से कहता हूँ बड़ा ही मजा आएगा जब तुम उन नाजुक सी कली को फूल बनावोगे। देव नकुल पर गुस्साता हुआ जोर से चिल्लाकर बोलता है, चुप करो जल्लाद, मैं तुम्हारे जैसा नहीं जो तुम्हारी तरह गंदे खेल खेलू लड़कियों के जिस्म के साथ खेलकर अगर असल में मर्द है तो आ मेरे सामने खेल के मैदान में, फिर मर्दों वाले खेल खेलते हैं, तब देखते हैं जीत किसकी होती है, मेरी या तुम्हारी। नकुल देव से कहता है, अच्छा सुन देव, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं किया, मुझे पता चल गया है कि प्रेमा तुम्हारे ही पास है, तो अगर तुझे मंजरी सही सलामत चाहिए तो प्रेमा को मुझे सौंप दें। मैं आधे घंटे में कॉल करके एड्रेस बताता हूँ और अब कॉल रखता हूँ। तभी दूसरी तरफ से कॉल काट दी जाती है। कॉल के कट जाने पर देव चिल्लाता हुआ गुस्से में बोलने लगता है, साले छुप छुप कर दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहे हो, बस एक बार तुम्हारा सच्चाई सबके सामने ला दूं,
फिर सभी मिलकर करेंगे तेरे गंदे खेलों का हिसाब और प्रेमा को मिलेगी इंसाफ। प्रेमा रोती हुई देव से कहती है, देव, मैंने कहा था ना देव। नकुल बहुत ही खतरनाक है। उसने मंजरी बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। भला मंजरी बहन ने नकुल का क्या बिगाड़ी थी, जो मंजरी बहन को ऐसी सजा मिली, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। देव, प्रेमा को समझाते हुए। प्रेमा, इधर देखो मेरी तरफ। मंजरी के साथ जो हुआ उसके हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो प्रेमा। प्लीज प्रेमा, तुम खुद को संभालो और खुद के साथ हिम्मत से बांध कर रखो। जीत हमारी ही होगी। मंजरी का दिया हुआ साथ यूं ही बेकार नहीं जाएगा। देव तो प्रेमा को सतावना दे देता है, पर देव को खुद भी समझ में नहीं आता है अब वो क्या करें, और मन ही मन भगवान को याद करने लगता है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाए ताकि दुष्ट नकुल का संहार हो सके। थोड़े ही देर के बाद देव के मोबाइल पर फिर से अनजान नंबर से कॉल आते हैं, और देव अपने मन के ख्यालों से बाहर आता है। तब तक कॉल कट जाती है। फिर से अनजान नंबर देखकर देव को लगता है कि नकुल ने ही किया होगा। कॉल फिर से आने लगती है। अब की बार देव कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, आप देव बोल रहे हो? मैं जूली, नकुल के पत्नी बोल रही हूँ और आपके मदद करने के लिए फोन की हूँ। मंजरी मेरे ही साथ है। लो बातें करो। देव, हेलो मंजरी, तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। मंजरी रोती हुई, कुछ ठीक नहीं है। देव, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। नकुल बहुत ही गंदा इंसान है। वो तो जूली बहन ने मुझे बचा लिया तहखाने से। नकुल ने मुझे तहखाने में छुपा रखा था। शुक्र मनावो भगवान का कि जूली बहन ने नकुल को तहखाने से निकलते देख लिया। तो जूली बहन को नकुल पर शक हुआ और तहखाने में आकर देखी तो मैं मिली। फिर मैंने प्रेमा की पूरी कहानी जूली बहन को बता दी, और फिर जूली बहन हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई। हो मंजरी, तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ अभी के अभी, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजरी, मंजरी, तुम जूली बहन को फोन दो। हाँ, देव बोलो। जूली बहन, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप अपना और मंजरी का ख्याल रखें। हाँ देव, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। हम दोनों कहीं और ही छुपे हुए हैं। देव, अब मैं फोन रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। देव प्रेमा से कहता है, प्रेमा, मुझे अभी के अभी ही निकलना होगा मंजरी को बचाने के लिए। प्रेमा देव से कहती है, देव, मुझे भी ले चलो अपने साथ। नहीं प्रेमा, तुम यहीं रहो, वहाँ खतरा हो सकता है। अगर फिर से नकुल मंजरी के पास आ गया तो, और आदि को कौन संभालेगा? आदि के पास भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। देखभाल के लिए तो तुम आदि के ही पास रहो। प्रेमा देव से रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज देव, आदि को भी साथ ले चलते हैं। मैं आदि को संभाल लूंगी। हम दोनों साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा। देव प्रेमा से कहता है, नहीं प्रेमा, तुम क्या कह रही हो? आदि एक छोटा बच्चा है। इन सब से दूर रखो आदि को। अगर आदि को कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रेमा, वक्त कम है, मुझे अब निकलना होगा और तुम अच्छे से रहना और आदि का भी ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। देव के जाने पर प्रेमा भी जल्दी जल्दी अपने पीठ पर आदि को अपने दुपट्टे से बांध लेती है और चुपके से देव के पीछे पीछे आने लगती है। देव जूली बहन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है और देव जूली बहन को आवाज लगाने लगता है, जूली बहन, आप कहाँ हो? मैं देव आ गया, आप कहाँ हो? जूली बहन, सामने आवो ना। देव जैसे ही बोलता है, मैं आ गया, तभी जोर जोर से ताली बजने लगती है। तर तराके, तर 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 तर। तालियों के आवाज सुनकर देव की नजरें ऊपर की तरफ जाती है और देव ऊपर की तरफ देखने लगता है। देव अकचका कर कहता है, तू
हाँ। मैं, क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। नकुल देव पर हंसता हुआ। हाँ, 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 कैसे होंगी तू? तो मंजरी को लेने आया था ना, पर पाया मुझे। वैसे मंजरी भी बड़ी कमाल की चीज है। देव, नकुल पर गुस्साते हुए। साले कमीने चुप कर। अपनी गंदी जुबान से मंजरी का नाम ना ले। देव और नकुल के बीच बहस शुरू हो जाती है। और इसी बीच प्रेमा चुपके से आकर दोनों के बातों में उलझे हुए वक्त का फायदा उठाते हुए हॉल में अंदर प्रवेश कर जाती है। देव, नकुल से कहता है, अरे मर्द है, तो नीचे आ। इस तरह हिजड़ों के जैसा ताली क्यों बजा रहे हो? हिजड़े भी तब ताली बजाकर खुश होते हैं जब घर में नई खुशियों का आगमन होता है, यानी कि नई जिंदगी, वो भी किसी मर्द के जन्म लेने पर। तुझ पे तो धिक्कार है, दुष्ट नर। तू नर के रूप में नरभक्षी बना है। बेहसी दानव है तू। नकुल देव की बातें सुनते ही गुस्से में आकर नीचे आ जाता है और देव से लड़ने लगता है। देव और नकुल में हाथापाई होने लगती है। दोनों लड़ने में भीड़ जाते हैं। तब तक प्रेमा दबे पाँव के सहारे सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। प्रेमा, मंजरी और जूली बहन को सभी कमरे में ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक छोटे से कमरे से आवाज आती है, देव, हम दोनों यहाँ हैं। प्रेमा उनकी आवाज सुनते ही जल्दी से उस कमरे के तरफ जाती है और रस्सियों से हाथ पाँव बंधे हुए हालत में मंजरी और जूली को देखती है। प्रेमा जल्दी जल्दी दोनों के हाथ पाँव पर बंधी रस्सी को खोल देती है। प्रेमा मंजरी और जूली से पूछती है, बहन तुम दोनों ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। जूली और मंजरी एक ही साथ में बोलते हैं, हाँ बहन हम दोनों ही ठीक है। मंजरी कहती है प्रेमा से, बहन अभी हमें नीचे हॉल में जाना चाहिए। देव को हमारी जरूरत होगी। प्रेमा कहती है, अभी रुको बहन, सभी एक साथ नहीं जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे। जूली प्रेमा से कहती है, पर बहन तुम्हारे साथ तो आदि है ना, फिर छोटे से बच्चे को लेकर तुम कैसे जाओगी? अगर आदि को चोट लग गई तो? प्रेमा, तुम आदि के साथ ऊपर ही रहो, हम दोनों नीचे जाकर सब संभाल लेंगे। प्रेमा कहती है, ना जूली बहन, ये लड़ाई मेरी जिंदगी से जुड़ी है, इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। तो बहन आप आदि को संभालो, और वैसे भी ये अब थोड़े ही देर में सो जाएगा, क्योंकि मैंने आदि को कफ सिर्फ पिला दी हूँ, ताकि आदि को नींद आ जाए। जूली आदि को प्रेमा के पीठ पर से ले लेती है और आदि को सुलाने की कोशिश करती है। प्रेमा अपने मोबाइल फोन से पुलिस को भी कॉल कर देती है और अपना मोबाइल फोन मंजरी को देते हुए कहती है, मंजरी बहन आप यह मोबाइल लो और वीडियो बनाते रहना और वायरल भी कर देना। अब मैं नकुल के पास जा रही हूँ। प्रेमा नकुल के सामने चली जाती है। देव प्रेमा को देखकर कहने लगता है, प्रेमा तुम क्यों आई यहाँ? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। प्रेमा देव के तरफ देखते हुए कहती है, हाँ देव, पर ये कहानी मुझसे ही शुरू हुई है और मैं ही अब खत्म करने वाली हूँ। प्रेमा एक अनकही जिंदगी आज पूरी दुनिया जानेगी, मेरी सच्चाई और नकुल ने क्या क्या किए मेरे साथ दुर्व्यवहार। प्रश्नवाचक चिन्ह। आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। प्रेमा इतना कहते ही जमीन पर नीचे बैठकर रोने लगती है। नकुल प्रेमा को रोते देख कहने लगता है, कहा था ना तुझको मेरी बातों को मान लो और सारी उम्र मेरे पैसों पर ऐश करती रहो, पर तुमने नहीं मानी और पता नहीं कैसे यहाँ से भाग गई। पर कोई बात नहीं प्रेमा, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि पहली बार जब मैंने तुम्हारे जिस्म के साथ खेल खेला था। वाह, आज भी मैं उस पल को फिर से महसूस करने के लिए तरसता हूँ
और वो सेठ भी जो तुम्हारी दूसरी रात का हवसी प्रेमी बनकर तुझे टूटकर प्यार किया था। वाह, क्या गजब का वो दिन था जब मैं करोड़ों में खेलने लगा। पर कोई बात नहीं प्रेमा, अब तुम मिल गई हो ना, तो फिर से वो दिन आ जाएंगे। प्रेमा नकुल की बातें सुनते ही जमीन पर से उठकर नकुल के पास आती है और नकुल के दोनों गालों में थपा थप कई चाटे एक साथ जड़ देती है और नकुल का दोनों गाल लाल लाल हो जाता है। मंजरी ने नकुल के सारी बातों का वीडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी थी। मंजरी और जूली भी नीचे हॉल में नकुल के पास आ जाती है और मंजरी नकुल से कहने लगती है, नकुल अब तुम्हारे ऐश के दिन गए, अब जेल जाने की तैयारी करो। और जेल जाकर जिस्मों से खेलना नहीं, बल्कि पत्थरों से बनी चक्की से खेलना, तब तुझे मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। मंजरी की बातें सुनकर नकुल गुस्से में आकर एक रिवॉल्वर निकालता है और प्रेमा के सर पर रखकर कहता है, तुम सब मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं प्रेमा को मार दूंगा। देव प्रेमा के तरफ देखने लग जाता है और मन में सोचता है, ये क्या हो गया। तभी मंजरी अचानक से जमीन पर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। मंजरी के नीचे जमीन पर गिरते ही जूली भी नीचे जमीन पर बैठ जाती है और मंजरी के शरीर को हिला हिला कर कहने लगती है, उठो मंजरी बहन उठो, क्या हो गया तुम्हें मंजरी बहन, या फिर मेरे पति नकुल ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया जो तुम अचानक से जमीन पर गिर गई। जूली की बातें नकुल सुनते ही चिल्लाने लगता है, जूली मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, बस मंजरी के कोमल कोमल जिस्मों के साथ खेला हूँ और जिस्मों के साथ खेलने से मौत थोड़ी ना हो जाती है। इस तरह नकुल का ध्यान बट जाता है। तभी जूली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पति नकुल के पैरों के पास जाकर नकुल के पैर पर जोर से धक्का दे देती है। नकुल धक्का खाते ही नीचे जमीन पर गिर जाता है और नकुल के हाथ से रिवॉल्वर दूर फेंका जाता है। देव दौड़ता हुआ जाकर रिवॉल्वर को जमीन पर से उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। मरोगे। नकुल जमीन पर से हंसता हुआ उठता है, हाँ 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 हाँ, और अपने कोट के पॉकेट से एक और रिवॉल्वर निकाल बोलने लगता है, तुम सबको क्या लगा मुझसे जीत जाओगे, ये कभी नहीं हो सकता, तुम सब मरोगे। सबसे पहले तो मैं जूली को ही मारूंगा। अगर इसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मेरी हालत ऐसी नहीं होती। इतना कहते ही नकुल जूली पर गोली चला देता है। गोली सीधे जूली के सीने में लग जाती है। जूली के पास प्रेमा दौड़ती हुई आती है, जूली बहन, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी सांसें लेते रहिए। जूली होठों पर मुस्कान लाते हुए, नहीं मेरी प्यारी बहन, शायद मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। मैंने भी तो सब कुछ जानते हुए नकुल का साथ देती रही और नकुल अपने वहसिप्न का खेल खेलता रहा। प्रेमा, इस दुनिया से मेरे जाने का वक्त आ गया है। बस तुम मेरे बेटे अभिनव का ख्याल रखना, हो सके तो उसको माँ का प्यार देना। इतना कहते ही जूली इस दुनिया को अलविदा कह देती है। प्रेमा गुस्से में आकर नकुल के पास जाती है और कहने लगती है, तू कितना बड़ा दानव है, तू किसी का नहीं हो सकता है, तूने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, अब तो तेरा मिटना एकदम संभव है। अब देख, मैं तेरी काल बनकर तेरा संहार करूंगी। उद्धरण चिन्ह। नकुल प्रेमा से कहने लगता है, ना प्रेमा, ऐसा ना कहो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वो तो बस देव है जिसके वजह से ही सब कुछ बना बनाया बिगड़ गया। इतना कहते ही नकुल देव के सामने रिवॉल्वर कर देता है और कहने लगता है, अब तेरी बारी है मरने का। प्रेमा देव के बारे में नकुल के मुंह से मारने की बात सुनते ही गुस्से में आकर काली चंडी का रूप ले लेती है
और नकुल को मारना शुरू कर देती है। और नकुल के हाथ से ही रिवॉल्वर लेकर सारी की सारी गोलियां नकुल के सीने में चला देती है। नकुल का काम तमाम वहीं पर हो जाता है। ये सब दृश्य मंजरी देखते ही देव के हाथों से पहले वाली रिवॉल्वर लेकर नकुल के पास जाकर फिर से नकुल के सीने में मंजरी सारी की सारी गोली चला देती है। मंजरी को ऐसा करते देख देव और प्रेमा हैरान सा हो जाते हैं। हॉल के ऊपर रेलिंग के सामने से आदि को रोता हुआ देख देव दौड़ता हुआ आदि के पास जाकर अपनी गोद में उठा लेता है और नीचे हॉल में आ जाता है। तभी पुलिस वाले और मीडिया वाले भी आ जाते हैं। पर पुलिस वाले आते ही 2 लाश पाते हैं, एक नकुल की और एक नकुल के पत्नी जूली का। मंजरी और प्रेमा के हाथों से पुलिस रुमाल के हाथ रिवॉल्वर लेकर रख लेता है। पुलिस और मीडिया वाले नकुल के गंदे कामों की सच्चाई को वीडियो के माध्यम से जान जाते हैं। फिर भी पूछते हैं, नकुल का खून किसने किया? प्रेमा और मंजरी दोनों ही साथ में कहने लगते हैं, मैंने मारा नकुल को, मुझे हथकड़ी पहनावो। पुलिस दोनों को हथकड़ी पहना देते हैं और उस हॉल में से बाहर की तरफ ले जाते हैं। तभी हॉल के बाहर सड़कों पर सभी पब्लिक आ जाती है और प्रेमा और मंजरी के स्पोर्ट में कहने लगते हैं, आबरू लूटने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं रहती तो मैं भी यही करती, आप मुझे पहनावो पहले ये हथकड़ी। इस तरह सभी पब्लिक आगे बढ़ते गए और यही बात को दोहराते गए, मुझे पहनावो, मुझे पहनाव, हथकड़ी। पब्लिक की भीड़ और सभी सच्चाई को देखते हुए पुलिस प्रेमा और मंजरी को छोड़ देते हैं और पुलिस भी हंसते हंसते हथकड़ी निकाल देते हैं। और पुलिस प्रेमा से कहता है, प्रेमा अब खुलकर जीना सीखो और अब चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद हो। प्रेमा पुलिस की बातें सुनकर अपना दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। प्रेमा को हंसते हुए देख सभी पब्लिक भी अपनी हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए हंसने लगते हैं। देव का खोया हुआ सम्मान भी वापस बड़े इज्जत और पुरस्कार के साथ देव को सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी मिल जाती है। प्रेमा नकुल के घर जाकर उसके बेटे अभिवन को लेती है और इन सब से दूर जाने के लिए तैयार होने लगती है। देव प्रेमा को आदि और अभिनव के साथ जाते देख पूछने लगता है, प्रेमा कहाँ जा रही हो? प्रेमा कहती है, अपनी दुनिया बसाने देव, और तुम भी मंजरी के साथ अपनी दुनिया बसा लो। देव प्रेमा से कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप सा रहता है। मंजरी प्रेमा को जाती देख कहती है, रुको प्रेमा, कहाँ जा रही हो? जरा सोचो तो, अकेले आदि और अभिनव को लेकर कहाँ रहोगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रेमा बोलती है, पर मंजरी बहन, अब और मदद नहीं लेना चाहती मैं। मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब और नहीं मंजरी बहन। मंजरी बहन, आप और देव अब साथ रहो, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मंजरी प्रेमा को डांटती हुई, अच्छा जो मन में आएगा वो ही बोल दोगी? कभी अपने दिल से पूछा या देव से पूछा वो क्या चाहता है? प्रेमा, देव तुमको चाहता है, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है और तुम्हें देव के साथ की जरूरत है, तो प्लीज ना जाओ देव को छोड़कर। मंजरी देव और प्रेमा के हाथों को लेकर एक दूसरे एक हाथों में थमा देती है और कहती है, ऐसे ही हमेशा साथ रहो और मुस्कुराते रहो, अब मैं जा रही हूँ। प्रेमा मंजरी से पूछती है, पर आप कहाँ जा रही है? आप तो हमारे साथ भी रह सकती है। मंजरी मुस्कुराते हुए, कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम सभी को छोड़कर बस नकुल के करोड़ों के बिजनेस को संभालने जा रही हूँ, ताकि अभिनव और अनाथ बच्चों के काम में आ सके वो सभी पैसा। मंजरी के बातें प्रेमा और देव सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं और देव प्रेमा को अपने गले से लगा लेता है।